नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, अपन एनसीईआरटी वन लाइनर जीके एंड महत्वपूर्ण नोट्स की बात कर रहे थे 8वीं क्लास के संदर्भ में। लास्ट वीडियो में अपन 8वीं क्लास के 5वें अध्याय उद्योग के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और आज की वीडियो में अपन आपके 8वीं क्लास की भूगोल पुस्तक के 6ठे अध्याय जिसका नाम है मानव संसाधन, ठीक है, उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे और ये आपकी पुस्तक का अंतिम अध्याय होगा। ओके, छठा अध्याय है जिसका नाम है मानव संसाधन। सबसे पहले अपन देखेंगे कि संसाधन की परिभाषा क्या होती है। वे वस्तुएं जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करती है उसे संसाधन कहा जाता है। जैसे आपकी प्रत्यक्ष रूप से कोई भी चीज, जैसे आप पेन है तो पेन आपकी प्रत्यक्ष रूप से आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आपकी हवा, तो हवा आपकी अप्रत्यक्ष रूप से आवश्यकता की पूर्ति कर रही है। तो वो सारी चीजें जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से आवश्यकता की पूर्ति करती है उन सभी चीजों को आपके संसाधन के रूप में जाना जाता है। भारत सरकार के अधीन एक मानव संसाधन मंत्रालय जिसकी स्थापना 1985 में की गई थी, लोगों के कौशल को बढ़ावा देने के उद्देश्य। तो ये भी चीज ध्यान रखना। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जिसका नाम PMKVY है, PMKVY, तो 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, जिसकी बदौलत मैंने भी 2019 के अंदर PMKVY का कोर्स किया था और आज आपके सामने ये मेरे को थोड़ा बहुत तकनीकी का ज्ञान है जिसके माध्यम से मैं आपके सामने क्लास ले रहा हूँ। भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसको जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं और विश्व की 90% जनसंख्या प्रतिशत से अधिक भाग पृष्ठ पर 30% भाग पर लोग निवास करते हैं। 90 में से 30 पर लोग रहते हैं, ठीक है। विषुवत के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं, ये ध्यान रखना। विषुवत यानी ये आपकी गोल पृथ्वी है, इसको दो भागों में बांटने वाली विषुवत रेखा है। इसके दक्षिण की तुलना में उत्तर में लोग अधिक रहते हैं, ठीक है। और विश्व की जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग दो महाद्वीपों में पाए जाते हैं, एशिया और अफ्रीका में, ठीक है। और विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में निवास करते हैं और इन 10 देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। अब देखो इन 10 देशों की ट्रिक कौन कौन सी, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 10 देश कौन, देखो की ट्रिक है CB, USA, EB, PBN, RJ। सी का मतलब चीन, बी का मतलब भारत, फिर आपका आ जाएगा USA, तो यूएसए से यूएसए, फिर ईबी, ई का मतलब इंडोनेशिया, बी का मतलब ब्राजील, फिर पीबीएन यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और नाइजीरिया, फिर आरजे का मतलब राजस्थान नहीं, रूस और जापान है। ये आपके प्रमुख 10 देश। और इसी प्रकार की ट्रिक्स प्राप्त करने के लिए अभी लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म की प्लेलिस्ट में जाकर के जीके ट्रिक्स वाली प्लेलिस्ट को देखिए, वहां आपको अन्य ट्रिक्स भी मिल जाएगी, ठीक है। अब है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य क्या है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है, ठीक है। और विश्व का जनसंख्या घनत्व आपका 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और भारत का जनसंख्या घनत्व जो है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और राजस्थान के जनसंख्या घनत्व की बात करें तो ये आपका 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो ये आंकड़े आप ध्यान में रख सकते हैं। आगे देखें। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से, देखो सबसे पहले आपके भौगोलिक कारक है। भौगोलिक में आपकी स्थलाकृति है, यानी वहाँ स्थलाकृति कैसी बनी हुई है। लोग हमेशा पर्वत पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं। जैसे अपने गंगा का मैदानी क्षेत्र, गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है वो उपजाऊ क्षेत्र है और वहाँ पे लोग बहुत अधिक रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में जलवायु, अनुकूल जलवायु है, वहाँ पे लोग अधिक रहना पसंद करते हैं। फिर आपकी मृदा है, अगर उपजाऊ मृदा है तो वहाँ पे लोग रहना पसंद करेंगे। और जल जल अलवणीय जल की उपलब्धता जहाँ आसानी से मिल जाती है, लोग वहाँ पे अधिक रहेंगे। और पांचवा है खनिज, और खनिज निक्षेप वाले जो क्षेत्र है वहाँ पे भी लोग अधिक निवास करते हैं क्योंकि वहाँ पे रोजगार के अवसर को मिलते रहते हैं। उसके बाद में बात करें सामाजिक और सांस्कृतिक और आर्थिक कारक की, तो इसके अंदर सबसे पहला आर्थिक कारक है, दूसरा सांस्कृतिक कारक, तीसरा आपका सामाजिक कारक। देखो सांस्कृतिक कारक का मतलब क्या हुआ, कि भाई जहाँ कोई संस्कृति का विशेष लगाव जुड़ा हुआ हो, जैसे आपका वाराणसी, यरूशलेम, वेटिकन सिटी, ये एक सांस्कृतिक उदाहरण है। ठीक है। आर्थिक के अंदर देखें कि औद्योगिक क्षेत्र या फिर रोजगार के अवसर पैदा होने वाले लोग, जैसे अपने भारत की मुंबई बात करें और जापान का ओसाका,
तो ये ऐसे जो है वहाँ पे सर्वाधिक आर्थिक रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, इसीलिए वहाँ पे ये जन ज़्यादा निवास करते हैं। और सामाजिक कारक यहीं जहाँ अच्छे आवास हो, शिक्षा अच्छी हो, स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी हो, तो वहाँ पे भी लोग रहना इसको पसंद करते हैं। ठीक है, आगे देखो। जीवन प्रत्याशा का मतलब क्या है? ये उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जाती है, जीवन प्रत्याशा है। सन 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब थी, और इसके बाद में 150 वर्षों बाद यानी 1959 में जनसंख्या 3 अरब हो गई, और इसके बाद में 1999 में 30 वर्षों की अवधि में जनसंख्या 2 गुनी बढ़ गई यानी 3 अरब हो गई। और इस वृद्धि का प्रमुख कारण ये था कि खाद्य आपूर्ति एवं औषधियों के कारण मृत्यु दर कम हो गई और जन्म दर बढ़ गई। ठीक है ना। उसके बाद में जन्म दर के माध्यम से अंकलित किया जाता है, और जन्म दर का मतलब क्या होता है? प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या, और मृत्यु दर यानी प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या को कहा जाता है जन्म दर और मृत्यु दर। और किसी क्षेत्र में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। ठीक है। और जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है, और एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का जो अंतर होता है उसको बोला जाता है, अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहा जाता है। ठीक है ना। प्राकृतिक वृद्धि दर माना जाता है। ठीक है। उसके बाद में जनसंख्या वृद्धि क्या होती है? यानी मृत्यु दर से जन्म दर का अधिक होना। मृत्यु दर से जन्म दर अगर अधिक है तो आपकी जनसंख्या वृद्धि है, और जन्म दर से मृत्यु दर का समान है तो ये आपका मृत्यु दर और जन्म दर दोनों समान है तो आपकी जनसंख्या स्थिर है। और जन्म दर तथा मृत्यु दर अधिक है, जन्म दर से मृत्यु दर अधिक है तो आपकी जो जनसंख्या में वो कमी है। आप्रवास और उत्प्रवास का मतलब क्या होता है? जब व्यक्ति नए देश में जाता है तो आप्रवास। उत्प्रवास का मतलब है जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है। तो इस चीज को मैं थोड़ा अच्छी जगह देख के समझाऊंगा आपको। देखो, प्रवास, देखो प्रवास प्रवास का मतलब होता है आना और जाना। ठीक है। प्रवास दो प्रकार का होता है, एक तो होता है उत्प्रवास, ठीक है, और एक होता है आप्रवास। अब कोई व्यक्ति, जैसे मान लो आपने अपना घर छोड़ करके पढ़ाई के लिए गांव छोड़ करके शहर में आए, आपने अपना गांव छोड़ा, आपके गांव के लिए क्या हो गया? उत्प्रवास। और आप जिस शहर में पढ़ाई करने के लिए आए हो तो वहां पे क्या हो गया? आप्रवास। अब आप अपने स्तर पर इसको समझ सकते हैं। ठीक है। और हाँ, जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या को भी बताता है। देखो, युवा आश्रित लोग हैं वो आपके 0 से 15 एज तक है। उसके बाद में वृद्ध आश्रित लोग हैं वो 65 से अधिक, यानी 65 से जो ऊपर हो जाते हैं वो वृद्ध आश्रित लोग होते हैं। और 15 से 65 के बीच में जो होते हैं वो आपके कार्यरत आयु वर्ग होता है, जिसको सक्रिय वर्ग में रखा जाता है। ठीक है। उसके बाद में अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस पुस्तक के अंदर से बने हैं, आपके अध्याय के अंदर से। जनसंख्या वितरण शब्द से क्या तात्पर्य है? इसका मतलब है किसी दिए हुए क्षेत्र में लोग जो है किस रूप में वितरित है वो शब्द। और वे 3 प्रमुख कारण जिससे जनसंख्या परिवर्तन होता है। देखो, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, इससे क्या होता है? जनसंख्या में परिवर्तन होता है। 1999 में विश्व की जनसंख्या हो गई थी, बिल्कुल दुगनी हो गई थी, तो ये 6 अरब हो गई थी। और जनसंख्या पिरामिड जनसंख्या के आयु लिंग संगठन का आलेखीय निरूपण है। ठीक है। मानव संसाधन मंत्रालय की स्थापना कब गई थी? तो 1985 में की गई थी। राष्ट्र का सबसे बड़ा संसाधन किसे माना जाता है? लोगों को माना जाता है। भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? 382। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? 51 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। और राजस्थान की बात करें तो 200 व्यक्ति पर किलोमीटर। ठीक है ना। और उन वर्षों की संख्या जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है, क्या कहलाती है? इसे कहा जाता है आपकी जीवन प्रत्याशा। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों का आना जाना क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। और एक देश के जन्म दर व मृत्यु दर के बीच का अंतर क्या कहलाता है? तो ये आपकी प्राकृतिक वृद्धि दर कहलाती है। वे लोग जो देश छोड़ के जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? उत्प्रवासी कहलाते हैं। और वे लोग जो देश में नहीं आते हैं उसे आप्रवासी कहा जाता है। तो प्यारे साथियों, ये थी आपकी 8वीं क्लास की पुस्तक भूगोल, जिसका नाम था संसाधन एवं विकास। उसके कुल 6 अध्याय थे, और 6 ही अध्यायों के वन लाइनर, जीके एंड संपूर्ण नोट्स आज इस वीडियो के साथ में यथावत कंप्लीट होते हैं। अब रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ में आप लोगों के अगर ज़्यादा कमेंट्स हुए तो मैं टेलीग्राम पे डालूंगा या फिर वेबसाइट पे अपलोड करूंगा। पहला वैसे मेरी एक
ऐप पे पर काम चल रहा है, अगर वो पूरी तरीके से अभी-अभी बन गई, तो मैं सारी डिटेल उसमें अपलोड करूँगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों को इसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट रही तो आप मुझे कमेंट करके बताना, या तो मैं पर्सनली आप लोगों को सबको मेल कर दूँगा, या मुझे जैसे ही टाइम मिला तो मैं आपके इसके अंदर भी डाल दूँगा टेलीग्राम में। और टेलीग्राम का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और अन्य वीडियोज़ के लिंक भी कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल रखे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, ठीक है? और साथ ही ये लास्ट आपके भारत का संविधान इसके दिया हुआ तो मैं वो डाल दिया। भारत का संविधान के भाग 3 के अंदर अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार दिए हुए हैं, ठीक है ना? ये आपके समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है? उसके बाद में अपनी शोषण के विरुद्ध अधिकार, 4 नंबर पे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, 5 नंबर पे संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और 6 नंबर पे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है ना? ये दिया हुआ है। तो इसको भी आप साथ में देख लें। और उसके बाद में अपनी यह भूगोल की पुस्तक 8वीं क्लास की आज यथावत यहाँ एंड होती है, ठीक है? और यहाँ पे मैंने सारे प्लेलिस्ट डाल रखे हैं। अब इसी वीडियो के नीचे मैं आपके एमसीक्यू क्लास लूँगा, ठीक है ना? एमसीक्यू क्लास लूँगा जिसके अंदर एमसीक्यू के प्रश्न होंगे, और वो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से महत्वपूर्ण होंगे। तो आप पहले इनको देख लीजिए, इनको देखने के बाद आप एमसीक्यू क्लासों को देखिए, ठीक है? और आपको की पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी, तो आप डायरेक्ट लिंक के माध्यम से, और अन्य लिंक के पीडीएफ भी मैंने डाल रखे हैं। तो मिलेंगे आपकी एमसीक्यू क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और इस चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ में शेयर